नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी को मेरा आप सभी का स्वागत है मेरे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जो साइंस के लेक्चर पहले हो चुके हैं उनको यदि नहीं देखा है तो उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाली साइंस का जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ। तो दोस्तों, आज जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, लेक्चर को पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि आज के लेक्चर से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोस्तों, हर एक एग्जाम में ध्वनि से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों, पूरा देखना। इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपन। आज है अपना 7वां लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का 7वां लेक्चर दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपन लोग ध्वनि तरंग। दोस्तों, तरंग, ध्वनि तरंग क्या होती है दोस्तों? अभी हमने पिछले लेक्चर में तरंगों के बारे में पढ़ा था कि ध्वनि कैसी तरंग होती है दोस्तों। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश कैसी तरंग होती है दोस्तों? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ, ठीक है ना। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन ध्वनि कैसी तरंग होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है दोस्तों। अब बात करते हैं ध्वनि की जो रेंज होती है दोस्तों। ध्वनि की जो रेंज होती है वो क्या होती है? रेंज, ध्वनि की रेंज होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ध्वनि की रेंज। ये उस ध्वनि की रेंज है दोस्तों जिसे हम अपनी कानों से सुन सकते हैं। ये जो रेंज लिखी हुई है यहाँ पर 20 से 20,000 तक, ये किस प्रकार की ध्वनि की रेंज है दोस्तों? उस ध्वनि की रेंज है जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, उस ध्वनि की रेंज क्या होगी जिसे हम अपनी कानों से सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर हो गया आपका। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। चलते अपन इसके बाद बात करते हैं इसकी जो ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर है और किस प्रकार से होता है दोस्तों। अगर इसमें चेंजेस या 20 हर्ट्ज से कम होगी यदि ध्वनि की जो आवृत्ति है, ये ध्वनि की आवृत्ति यदि क्या होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम होती है तो क्या बोलते हैं? अगर 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज होती है यदि आवृत्ति तो क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर, यदि 20 हर्ट्ज से कम है, यदि आवृत्ति ध्वनि तरंग की आवृत्ति यदि क्या है 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवसरब तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसरब। अ मतलब झुकना, झुकना मतलब कम। तो 20 से कम, 20 से कम यदि आवृत्ति की आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो कहेंगे हम अवसरब तरंग। ठीक है ना। अगर दोस्तों 20,000 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? पराश्रय तरंग। क्या कहेंगे? पराश्रय तरंग। ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, अ मतलब कम, परा मतलब ज्यादा। ठीक है ना। तो अगर 20 से कम तो अवसरब तरंग कहलाती, अगर 20,000 से ज्यादा है तो पराश्रय तरंग कहलाती। ठीक है ना दोस्तों। अब इन दोनों प्रकार की तरंगों को हम सुन नहीं सकते। इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है अवसरब तरंगों से और पराश्रय तरंगों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल कि आप किस प्रकार की तरंग आवृत्ति को नहीं सुन सकते। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या कर सकते हैं? सुन नहीं सकते। इस प्रकार की तरंगों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। ठीक है ना। चलो, तो सुन किससे सकते हैं दोस्तों? श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग क्या है दोस्तों? जिसकी आवृत्ति परिसर क्या होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। वही बात आ गई दोस्तों, इस रेंज की ध्वनि को हम अपने कानों से सुन सकते। ठीक है ना। तो जिस रेंज की आवृत्ति की तरंगों को हम सुन सकते हैं या जिस रेंज की आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? श्रव्य तरंग। श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है ना। तो हम अपने कानों से सुन सकते हैं। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट जे एग्जाम पूछे जाने वाला दोस्तों, जे इंपॉर्टेंट है आपके एमपी प्लस में पूछे जाने वाला है। और इसके बाद दोस्तों आ जाता है पराश्रय तरंग क्या होती है दोस्तों। तो जिनकी आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनकी आवृत्ति उन्हें हम पराश्रय तरंग कहते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हम तो कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो क्या कर सकते हैं? पराश्रय तरंगों को सुन सकते हैं। वो कौन से जीव जंतु हैं? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया। ये ऐसे जानवर है जो मतलब है ना, कुत्ता बिल्ली जो हो गया ना,
यार वह जे पक्षी है तो क्या कर सकते हैं, जे पराश्रय तरंग को सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा सकता है कि पराश्रय तरंग को किस प्रकार के जीव जंतु सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको याद रखना आपको। इसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि जो पराश्रय तरंगे होती हैं दोस्तों, इनका उपयोग क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहला है संकेत भेजने में। दोस्तों जो पराश्रय तरंग होती है ना, पराश्रय तरंगे जो होती हैं दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया जाता है, संकेत भेजे जाते हैं, ठीक है ना, संदेश भेजे जाते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। दोस्तों घड़ी के जो पुर्जे होते हैं बड़े छोटे छोटे अंदर होते हैं, उनको मतलब पर ऐसे कपड़े वगैरह से पुरुष से साफ नहीं कर पाते, तो इन तरंगों के माध्यम से, पराश्रय तरंगों के माध्यम से घड़ी के पुर्जों को हम साफ कर सकते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों कारखानों की चिमनियों की काले हटाने में। जो दोस्तों कारखानों में चिमनियां लगी होती है, तो चिमनियों में वहां पे क्या काला काला एक पदार्थ जम जाता है, उस पदार्थ को साफ करने के लिए भी हम पराश्रय तरंगों का उपयोग करते हैं, कारखानों की चिमनियों का काले की है ना, काले हटाने में। अगला है दोस्तों दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में पराश्रय तरंगों का उपयोग करते हैं। और जी दोस्तों संदेश भेजने में, ठीक है ना, जो गया आपका वायुयान घड़ियों की पुर्जे में, जे है ना, जे हो गया। और नीचे देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग जो पैरों में होता है, पैरों में जहां जहां से गांठी वगैरह होती है तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, उसके उपचार में क्या होता है, गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। दोस्तों जब कोई मस्तिष्क में आपके कोई ट्यूमर बन जाता है तो उसका पता लगाने के लिए हम पराश्रय तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाना। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे जिनमें स्टार लगा के रखा, मैंने आपको बताया है कि, तो उसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता, ठीक है ना। तो अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो पहले। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आगे, ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। याद रखना दोस्तों, ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों ठोस में अधिक होती है। इसका रीजन है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है दोस्तों। तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है किनकी अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा दोस्तों, द्रव और गैस की अपेक्षा ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम घनत्व की बात करें तो दोस्तों उसके बाद द्रव का घनत्व होता है, मतलब कम होता है, इससे कम होता है द्रव का, फिर द्रव से कम होता है गैस का। तो जी क्रम होता है, ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में सबसे अधिक, फिर उसके बाद दोस्तों द्रव में होती है ध्वनि की चाल, फिर उसके बाद गैस में होती है। गैस में 332 मीटर पर सेकंड, जी क्या होती है दोस्तों, वायु की चाल है ना। तो 332 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। द्रव में मतलब जल में का है, द्रव का हम उदाहरण ले लीजिए काय का, जल का, तो 1483 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। और ठोस में 5183 मीटर पर सेकंड होती है, किसमें, लोहा में, है ना। हमने ठोस का उदाहरण लोहा ले लिया, तो लोहे में क्या है दोस्तों 5183, मतलब सबसे कम, सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। एल्यूमिनियम होता है उसमें थोड़ा इससे कम होती है, लेकिन क्या है ठोस लोहे में सबसे ज्यादा होती है, किसकी, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल लोहे में सबसे ज्यादा या हम ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव और गैस में होती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना जिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है ना। अब आगे एक बात करते दोस्तों, लिखा है यहाँ पर, वायु में प्रति 1 सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है दोस्तों। यहां से एक बात निकाल के आती है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि यदि हम क्या कर देते हैं, वो जो माध्यम होता है दोस्तों वायु का, वायु जो होती है, अगर वायु को हम पर डिग्री सेल्सियस गर्म करते जाते हैं तो उसकी चाल में, मतलब वायु की चाल में क्या वृद्धि होती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड
कि बढ़ जाती है। या आपसे सीधा पूछ सकता है यदि वायु को गर्म करते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी कम जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है दोस्तों। जितना ज्यादा घनत्व होगा माध्यम का उस पर वायु की चाल उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका प्रबलता हो गया दोस्तों, जिसके कारण तेज या मंद सुनाई देती है। ठीक है, क्या होती है, जिसके कारण दोस्तों ध्वनि क्या होती है, तेज या मंद सुनाई देती है। तो प्रबलता का काम क्या होता है दोस्तों, ध्वनि को तेज या मध्य करना, है ना। अब तारत्व आता दूसरा गुण दोस्तों, जिसके कारण मोटी या पतली ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना, किसके कारण, तारत्व के कारण ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है। और तेज या मध्य दोस्तों किसके कारण, प्रबलता के कारण दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं गुणता की दोस्तों। गुणता के बारे में बात करें तो दोस्तों जिस प्रबलता और तारत्व का जो अंतर होता है वो बराबर होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, हम गुणता कहेंगे। ठीक है ना, तारत्व और प्रबलता के ये मान का यदि अंतर बराबर होता है उसे हम गुणता कहेंगे। तो दोस्तों आपको गुण बस याद रखना है, ध्वनि के 3 गुण होते हैं उनको ध्यान रखो। बात करते दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग प्रतिध्वनि के बारे में दोस्तों। प्रतिध्वनि के बारे में बात करें तो दोस्तों जब किसी भी सतह से या किसी भी सतह से क्या होती है, ध्वनि टकराती है और वापस अपने मार्ग में आती है, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब अपन अगर पहाड़ों के पास जाए, एक तेजी से चिल्लाएं, फिर उसके बाद ध्वनि जो कुछ समय के बाद सुनाई देती है हमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दें। ठीक है ना। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिध्वनि कम से कम 17 मीटर परावर्तक सतह की दूरी हो चाहिए। दोस्तों हमें अगर अपनी प्रतिध्वनि सुनना है तो जो परावर्तक सतह है उसकी हमसे दूरी कम से कम कितनी होना चाहिए दोस्तों, 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी हम और परावर्तक पृष्ठ है जो उसकी दूरी होना चाहिए। ठीक है ना, कितनी, 17 मीटर परावर्तक सतह की दूरी। ठीक है ना। कान पर ध्वनि का प्रभाव दोस्तों 1/10 सेकंड तक बना रहता है। जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं दोस्तों तो हमारे कान में उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करते हैं दोस्तों डेसिबल जो होता है। डेसिबल क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती, जो क्या है, छोटी इकाई, क्या है, छोटी इकाई है। लेकिन डेसिबल से बड़ी इकाई दोस्तों बेल कहलाती है, BEL, बेल। ये ध्वनि तीव्रता मापने का सब बड़ा मात्रक है। ठीक है दोस्तों, उससे छोटा डेसिबल होता है दोस्तों। आपसे एग्जाम में अगर पूछे ये बेल क्या है तो बता देना ध्वनि का बड़ा मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता मापने का बड़ा मात्रक होता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, सभी को जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।